नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है क्लास 12 एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का जो हमारा सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री, उसका चैप्टर नंबर 11। ठीक है ना। एनिमल जिसमें डेयरी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं। और अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको कंपोजिशंस कुछ टॉपिक्स में याद रखने पड़ेंगे। थोड़ा कंटेंट बेस्ड या फिर आप बोल सकते हैं इसमें नंबर बेस्ड, डाटा बेस्ड आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है। आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, इस वाली मीडियम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने दोनों में ही सेपरेट, जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, ये पूरा हिंदी वाला क्वेश्चन है, सेम होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। बट आप लोगों की डिमांड की वजह से हमने ऐसा कर दिया। ठीक है। अभी जो आप लोगों का न्यू बर्थ सेलिब्रेशन जो भी चल रहा था, उस वजह से ज़्यादा वीडियोस नहीं आई हैं। बाकी अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी, और अच्छी बात यह है कि अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन याद करने वाले हैं, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। अगर आपने ये याद कर लिए तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आप जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं आप, ये सब वेरी शॉर्ट ही होने वाले हैं। जितने भी अभी हम यहाँ पे देखेंगे सब वेरी शॉर्ट की कैटेगरी में ही आएंगे। अगर आप देर खास एग्जाम साथी के अंदर जाके देखेंगे तो आपको वेरी शॉर्ट में ही मिलेगा ये। और कहीं पर जो आपकी हेल्प बुक्स आती हैं, परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोध है, उनमें भी आपको ये सब छोटी जगह पर ही देखने को, मतलब वेरी शॉर्ट में ही देखने को मिल रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रीम। तो डेफिनेशन ऑफ क्रीम हमसे पूछी गई है, यानी क्रीम की परिभाषा लिखिए। तो क्रीम दूध का वह भाग है जो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी, या अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तथा जिसमें वसा की मात्रा 25% से कम नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 25% से कम नहीं होनी चाहिए। एक बार इंग्लिश में और समझिए कि क्रीम इज द पोर्शन of milk which is collect from the milk by gravity or centrifugal process, and it in which the fat content is never less than 25। ठीक है ना। क्रीम वह भाग है, दूध का वह भाग है जिसको ग्रेविटी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इसमें फैट का परसेंटेज 25% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें फैट 25% से ऊपर हो सकता है, 25 से नीचे माना जाएंगे तो वो अच्छी क्रीम नहीं मानी जाती है। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका होता है। क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप वेरी 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 मोस्ट डाल लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट डाल लीजिए। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज कॉम्पोजिशन, क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट द एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ क्रीम। क्रीम का एवरेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो क्रीम के अंदर है ना औसत संगठन, हिंदी में क्या लिखा आएगा, औसत संगठन। अब आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास वाटर होता है 65.5%, फैट होता है 26%, केसिन, केसिन एक प्रोटीन है जो दूध के अंदर पाई जाती है, वो है 3.3%। इसके अलावा एलुमिन, एलुमिन भी एक प्रोटीन है जो दूध के अंदर पाया जाता है, 0.8%। मिनरल्स हैं वो 0.6% है, और शुगर है वो है 4.2%। सेम हिंदी में होता है। अगर आप वाटर यानी कि जल की बात करते हैं तो 65% आता है, फैट की बात करते हैं तो 26% आता है। केसिन, केसिन यहाँ पे क्या है, प्रोटीन होता है। केसिन और एल्बुमिन, एल्बुमिन दोनों ही कौन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, दूध के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा खनिज यानी कि मिनरल 0.6, शर्करा मतलब कि शुगर जो है वो होती है 4.2%। आपको मुझे ये बताना है कमेंट के अंदर कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। जो शर्करा यानी कि जो शुगर दूध में पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, उसका आप नाम जल्दी से कमेंट में फेंक के मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, राइट द नेम्स ऑफ टू प्रिंसिपल्स ऑफ क्रीम सेपरेशन। क्रीम को सेपरेट करने का दो प्रिंसिपल कौन सा है। तो याद करिए, फर्स्ट क्वेश्चन जब हम क्रीम की डेफिनेशन याद कर रहे थे कि क्रीम मिल्क का वो पोर्शन है जो ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बस वही है, ग्रेविटेशनल थ्योरी और सेंट्रीफ्यूगल थ्योरी। ठीक है ना। पृथ्वाकरण के दो सिद्धांत कौन कौन से, गुरुत्वीय सिद्धांत और अपकेंद्रीय सिद्धांत। ठीक है। इन दोनों सिद्धांत की वजह से ही क्रीम दूध से क्या होती है, अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा,
कि क्रीम सेपरेटर का सिद्धांत क्या किस पे काम करता है। सबको पता है क्रीम सेपरेटर का जो सिद्धांत है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किस पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। यानी कि आपसे पूछेगा क्रीम सेपरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्रीम सेपरेटर अपकेंद्रीय बल, किस पे? अपकेंद्रीय बल पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। अब अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दो बल हमने बहुत पहले ही फिजिक्स में पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, है ना। कुकिंग क्रीम के उद्देश्य, राइट द पर्पस ऑफ कुकिंग क्रीम, यानी कुकिंग क्रीम के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। क्रीम को कुकिंग क्यों किया जाता है, कुक क्यों किया जाता है? तो सबसे पहला तो आपको पता ही है, इससे क्या हो जाता है? स्वाद एवं सुगंध उत्पन्न करना, मतलब कि उसमें प्रोड्यूस फ्लेवर एंड एरोमा, उसमें बढ़िया फ्लेवर आ जाए, यानी कि स्वाद आ जाए, और सुगंध, एरोमा मतलब क्या होता है? सुगंध। ये दोनों चीजें उसमें उत्पन्न हो, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको कुक करते हैं। कुकिंग क्रीम करने का ये हमारा पर्पस होता है। टू मेक चर्निंग इजियर, इसके अलावा मंथन को आसान करना। आप लोगों ने देखा होगा उसको घुमाने के लिए उसको थोड़ा पहले गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है? क्रीम आसानी से चर्निंग हो जाती है, चरण हो जाती है, यानी कि मंथन करने में जो है आसानी होती है, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ बटर, बटर की क्वालिटी को सुधारने के लिए, मक्खन के गुणों में सुधार करने के लिए भी क्या करा जाता है? क्रीम को गर्म किया जाता है, कुक किया जाता है। तो कुकिंग क्रीम को कुक करने के क्या उद्देश्य है? पहला है उसके स्वाद और उसकी सुगंध में क्या करना? सुगंध उत्पन्न करना, उसमें सुगंध उत्पन्न करना, स्वाद उत्पन्न करना। इसके अलावा आसान करना, किसको? मंथन को, चर्निंग को इजी करना। इसके अलावा मक्खन के गुणों में सुधार करना, यानी कि इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ बटर, बटर की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं? क्रीम को कुक करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, व्हाई डज बटर टर्न सोर, क्या कारण है कि मक्खन खट्टा क्यों हो जाता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार आने की फुल संभावना है कि क्या कारण है बटर यानी कि मक्खन खट्टा क्यों हो जाता है, इस बात के क्या कारण है? तो मक्खन खट्टा क्यों हो जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको ऐसा आंसर देना है। कैसा आंसर देना है? कि लंबे समय तक, पहले हिंदी में समझिए, कि लंबे समय तक भंडारण से जीवाणु क्रिया बढ़ जाती है। मतलब लॉन्ग टाइम तक आप उसको स्टोर करके रखते हैं तो उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया की प्रोसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जिससे अम्लता बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ जाती है और मक्खन खट्टा हो जाता है। लंबे समय तक बटर को संरक्षित रखने पर या भंडार करके रखने पर उसमें जीवाणुओं की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे उसमें एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ जाती है और मक्खन क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अब देखिए जरा, बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कि बैक्टीरियल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं अगर आप उसको लंबे समय तक भंडार करके रखते हैं। ऑफ टाइम एंड एसिडिटी, है ना, इंक्रीज, ठीक है, ड्यू टू विच द बटर बिकम्स सॉर, इस वजह से जो मक्खन हो जाता है वो कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो आपसे नॉर्मली पूछेगा कैसे खट्टा हो जाता है, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से खट्टा हो जाता है। कैसे? तो आपको लिख के आना है ऐसे ऐसे, कि लंबे समय तक अगर स्टोर करके रखेंगे तो बैक्टीरियल एक्टिविटीज उसमें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, जिस वजह से आपको मक्खन कैसा हो जाएगा? खट्टा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है प्रिंट और मक्खन। ये प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल के चलिए, कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, प्रिंट, प्रिंट इज रिलेटेड टू विच मिल्क प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रिंट किस मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है और इसका कोई फंक्शन लिखिए। प्रिंट किस दूध उत्पाद से संबंधित है, उसका कार्य लिखिए। तो प्रिंट इज रिलेटेड टू बटर विथ इट्स हेल बटर पेटिट्स आर कट एंड मेड, कुछ नहीं है, जो बटर की टिक्की बनाई जाती है, आपने देखी ना, बटर की टिक्की बनाई जाती है, उसको बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो प्रिंट किस दूध से संबंधित है? तो प्रिंट मक्खन से संबंधित है। इसकी सहायता से मक्खन की टिकिया बनाई जाती है, इसकी सहायता से क्या करा जाता है? मक्खन की टिकिया बनाई जाती है। तो आपको पता चल गया क्या होता है? प्रिंट मक्खन से संबंधित है, इसकी सहायता से क्या हो जाता है? मक्खन की टिकिया बनाई जाती है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मंथन हेतु वसा, कि अगर आप फैट को चरण कर रहे हैं मतलब मथ रहे हैं तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा इस यहाँ से कि मंथन के लिए क्रीम में कितना वसा होना चाहिए, हाउ मच फैट शुड बी क्रीम बिफोर चर्निंग, मथने के लिए जिससे फैट निकाल के दे। आपको पता है ना बटर को मथते हैं, इससे बाद में क्या निकल के आता है, क्रीम को मथते हैं उससे तो बटर निकल के आता है, तो मथने के लिए कितना उसमें फैट होना चाहिए, तो 37%। कितना होना चाहिए, 37%। मथनी हेतु क्रीम में 37% फैट होना चाहिए। द क्रीम फॉर चर्निंग शुड बी ऑफ 37% फैट होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्रीम में अगर 37% फैट से कम फैट है तो उसमें चर्निंग से कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा, इससे ज्यादा है तो ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मक्खन में आवरण। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और कई बार पूछने की फिर संभावना है, इसको भी आप वेरी वेरी मच डालेंगे और आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज आवरण इन बटर, मक्खन में आवरण क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, मक्खन बनाने में प्रयुक्त वसा, अब मक्खन बनाने के लिए आपने कितना फैट यूज किया वो, और बने मक्खन में मक्खन की मात्रा के अंतर को आवरण कहते हैं। मतलब आपने कितना मटेरियल मक्खन बनाने में यूज किया और मक्खन कितना बन के आया, तो दोनों में जो फैट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि आपने 100% क्या किया, 100% आपने मक्खन बनाने के लिए बटर बनाने के लिए यूज किया कोई प्रोडक्ट, उसमें से जो बन के आया मक्खन तो उसमें फैट की परसेंटेज है 80, तो जो 20 का डिफरेंस आ रहा है 100 और ऐसे 80 घटाओगे कितना बचेगा 20, तो उसी को बोलेंगे ओवररन। तो व्हाट इज द ओवररन ऑफ इन बटर है, तो द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ फैट यूज्ड टू मेक बटर एंड द अमाउंट ऑफ बटर प्रोड्यूस इज कॉल्ड ओवररन इन ऑफ बटर। मतलब आपको पता ही है प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आ रहा है उसी को क्या बोलेंगे, ओवररन बोलेंगे। सीधी सीधी बात ये है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है बटर बनाने के लिए एक सब्सटेंस तैयार किया, उसमें फैट की परसेंटेज मात्रा थी 90, ठीक है। अब 90 मात्रा थी उसमें, अब आपने क्या करा, बाद में बटर बना तो आपने चेक किया कि उसमें कितनी है, तो उसमें है 80, उसमें कितनी है 80, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा है भैया। तो जो बाकी का ये जो 10% है यही कहलाता है ओवर रन ऑफ बटर, कि ये कमी आई ना उसको बोलते हैं ओवर रन, ये हट गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है घी में अम्ल, राइट द नेम्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन घी। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। घी में पाए जाने वाले अम्लों के नाम, तो ब्यूटेरिक, कैप्रोइक, कैप्रिक, मियास्मिक, ऑलिक, पेमेटिक और लियोनोलिक ऐसे होते हैं। देखो ब्यूटेरिक, क्रॉपरिक है ना, कैप्रिक, मेजमिक, ऑयलिक, प्लामेटिक और लॉइनलिक है ना, लोनोलिक, लोनोनिक नाम के जो है क्या होते हैं, ये सब के सब एसिड्स होते हैं जो घी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, घी में प्रेजेंट होते हैं, तो घी में पाए जाने वाले क्या है, ये सब एसिड्स हैं। अगले क्वेश्चन पर जाइए कि प्रयोगशाला में वसा परीक्षण किन विधियों से किया जाता है, तो दो होती हैं, गार्बर विधि और बेबकॉक विधि है ना, गार्बर और बेबकॉक विधि, इन दोनों के द्वारा फैट को चेक किया जाता है ना, फैट टेस्टिंग होती है। क्या होती है, फैट टेस्टिंग। फैट टेस्टिंग के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। चलिए फैट आपको पता ही है, बसा है ना, बसा के परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है क्रीम सेपरेटर के भाग। आप लोगों को पता ही है क्रीम सेपरेटर एक इस टाइप की मशीन होती है जिसमें ऊपर एक जाल लगा होता है, फिर यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं, ये हमारी किताब में दिया हुआ है और आगे भी ऐसा बहुत लंबा सा क्या होता है, क्रीम सेपरेटर होता है। तो क्रीम सेपरेटर का डायग्राम हमसे अधिकतर नहीं पूछा गया अभी तक, हमसे उसके कोई भी 5 पार्ट 6 पार्ट्स के नाम पूछता है। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट द नेम्स ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ क्रीम सेपरेटर, क्रीम सेपरेटर के कोई 4 भागों के नाम। तो सबसे पहले तो याद रखिए फ्रेम, ठीक है। दूसरा याद रखिए बाउल एवं आंतरिक उपकरण, जिसको अपन बोलते हैं बाउल एंड इंटरनल डिवाइस। इसके अलावा ड्राइविंग भाग या जैसे मोटर, ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग पार्ट्स का मतलब यहाँ क्या है, जिससे पूरा सेपरेटिंग ऑपरेट हो रहा है, जिसमें एक मोटर लगी होती है, ठीक है ना, मोटर एंड एक्शन। तो ड्राइविंग पार्ट्स और मोटर एंड एक्शन, यहीं से क्या होता है, पूरा एक्शन होता है, पूरा सेपरेटर काम करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दूध का प्रवेश एवं निकासी मार्ग, दो जगह होते हैं ना, मिल्क एंट्री एंड एग्जिट। तो एक
ऐसा पार्ट होता है जहां से हम दूध डालते हैं और एक ऐसा पार्ट होता है जहां से दूध निकल के क्रीम को सेपरेट करने के बाद दूध बाहर निकल जाता है, जिसे अपन सेपेटा मिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि 4 पार्ट्स तो हम ऐसे ही नाम बता देंगे। सबसे पहले फ्रेम है ना, फिर होता है बाउल, बाउल को अपन बोलते हैं इंटरनल जो है इक्विपमेंट या इंटरनल डिवाइस होता है, आंतरिक उपकरण होता है। फिर होते हैं बाउल जो है ना, बाउल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाउल को ही हार्ट ऑफ क्रीम सेपरेटर भी बोलते हैं ना। फिर आता है ड्राइविंग पार्ट्स, ड्राइविंग पार्ट्स में आ जाएगी आपकी मोटर। कौन आ जाएगी? मोटर है ना। ड्राइविंग पार्ट्स में कौन आ जाएगी? मोटर, क्योंकि मोटर ही है जो पूरे क्रीम सेपरेटर को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मिल्क एंट्री एंड एग्जिट, तो जहां से दूध इंटर करता है और जहां से दूध निकलता है, वो दोनों पार्ट्स। तो ये होते हैं क्रीम सेपरेटर के कोई भी 4 पार्ट आप याद कर सकते हैं, इनमें से याद कर लीजिए। रेंसिडिटी आपको पता ही है, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है ना, फिर भी देख लीजिए रेंसिडिटी क्या कहलाती है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड रेंसिडिटी? तो द फैट एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन बटर react with oxygen and start rotating. This gives a rotten smell which is called rancidity. देखो, मक्खन में उपस्थित वसा एवं प्रोटीन ऑक्सीजन से क्रिया कर सड़ने लगते हैं, जिससे दुर्गंध आती है, इसे रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है ना। मक्खन में उपस्थित वसा एवं प्रोटीन ऑक्सीजन से क्रिया कर सड़ने लगते हैं, जिससे दुर्गंध आती है, इसे रेंसिडिटी कहते हैं। सीधी सीधी बात है, आपको पता है ऑक्सीजन अगर कहीं प्रेजेंट है तो उससे जितनी भी चीजें वो रिएक्ट होती हैं, है ना। तब ये मेटल से रिएक्ट होते हैं तो रेंसिडिटी कहलाता है। सेम किसी भी चीज से रिएक्ट होती है तो रेंसिडिटी होती है, मतलब चीजें खराब होने लगती हैं। तो मक्खन है, मक्खन में 2 चीज प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है और फैट प्रेजेंट है। तब ये दोनों आपस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो मक्खन खराब होता है और उसमें से स्मेल आने लगती है। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ बटर। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी ऑफ बटर। ठीक है, या रेंसिडिटी, जो भी आप याद रखिएगा। अब अगला देखिए क्रीम के प्रकार। तो आपको पता है टेबल क्रीम है, थिन क्रीम है, कॉफी क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम है, इसके अलावा थिकेंड क्रीम है। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं हिंदी में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्या है, सेम ही आंसर होते हैं इनके। तो टेबल क्रीम कहलाती है। थिन थिन क्रीम को भी हम थिन बोल देते हैं, कॉफी क्रीम को भी कॉफी क्रीम बोल देते हैं, व्हिपिंग को भी व्हिपिंग बोल देते हैं, और थिकेंड क्रीम को थिकेंड क्रीम भी बोल देते हैं। एक प्लास्टिक क्रीम और होती है, वो भी आप याद रख सकते हैं। ये तीनों जो आपको दिख रही है, थिन, टेबल, थिन और कॉफी, इसमें होता है 25% के आसपास क्या होता है, इसमें क्रीम होता है। इसके अलावा आप व्हिपिंग क्रीम और प्लास्टिक क्रीम की बात करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा 30% से लेके 40% के आसपास फैट। ठीक है। इसके अलावा अगर आप थिकेंड क्रीम की बात करेंगे, जो आप इसमें ही डाल सकते हैं, ये थिकेंड में डाल सकते हैं इसको। इसके अलावा आप प्लास्टिक क्रीम की भी बात करेंगे तो जो सबसे गाढ़ी हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 60 से लेके 85% तक इसमें क्रीम क्या होती है, फैट होता है। ठीक है। तो टेबल क्रीम, थिन क्रीम, व्हिपिंग क्रीम है ना, और थिकेंड क्रीम और एक प्लास्टिक क्रीम। तो सबसे कम फैट जिसमें होता है वो टेबल, थिन और कॉफी है, जिसमें 25 से लेके 30% तक क्या होती है, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, फैट होता है। और अगर फैट 30 से 40 तक चला जाए तो उसको बोलते हैं व्हिपिंग क्रीम या थिकेंड क्रीम। और 40 की बाद अगर आप बात करें 60 से लेके 85 के बीच में अगर कोई फैट है, इतनी गाढ़ी क्रीम है, तो उसको बोला जाता है प्लास्टिक क्रीम। क्या बोला जाता है? प्लास्टिक क्रीम। ठीक है। तो ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम याद रखेंगे भैया। चलिए आइए, मक्खन का संगठन, राइट द कंपोजिशन ऑफ बटर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है ना। कंपोजिशन ऑफ बटर, राइट द कंपोजिशन ऑफ बटर। तो बटर में फैट होता है 82%, वाटर होता है मामूली सा यानी कि 15%, बटर मिल्क होता है 1%। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल्ट, नमक होता है 2%। छाछ की बात हो रही है, क्या की बात हो रही है? छाछ है ना। बटर मिल्क का मतलब क्या होता है? छाछ होता है। तो देखो वसा कितना है 82, जल है 15, छाछ है 1% और नमक है 2%। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ बटर। चलिए भाई साहब अगले पे आ जाइए, क्रीम सेपरेटर मशीन। आप लोगों को पता ही है क्रीम सेपरेटर मशीन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसका डायग्राम आपको
किताब में मिल जाएगा, आप वहां से देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्रीम सेपरेटर का यहाँ डायग्राम लगाने का कोई मतलब नहीं था। आप उसके 4 पार्ट्स की बात करेंगे तो 4 भाग हमने आपको बता ही दिए थे। सबसे पहले उसमें फ्रेम होती है, फिर उसमें होता है बाउल, बाउल के अलावा अगर हम बात करें उसमें मोटर होती है, मोटर के अलावा अगर हम बात करें मिल्क की एंट्री पार्ट होता है और मिल्क का एग्जिट पार्ट होता है ना, मतलब दूध को अंदर डालने का हिस्सा होता है और दूध को बाहर निकालने का हिस्सा होता है। तो ये आपका क्रीम सेपरेटर का पार्ट्स होते हैं 24। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द नेम्स ऑफ हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा फैट किसमें होता है? 93% तक घी में, फिर होता है बटर में, फिर होता है क्रीम में, फिर होता है खोआ में, फिर होता है रबड़ी में, फिर होती है आइसक्रीम, फिर होता है मिल्क पाउडर और फिर होता है कर्ड। सबसे ज्यादा होता है घी में, याद रखिए 95% तक क्या होता है उसमें? घी होता है ना। 99.5% बोल रहा हूँ, सॉरी ना, 95 नहीं, 99.5% तक इसमें फैट होता है, मतलब 0.5% दूसरी चीजें होंगी, बाकी सब क्या होगा? फैट ही फैट होगा। फिर आता है मक्खन, फिर क्रीम, फिर खोआ, फिर रबड़ी, फिर आइसक्रीम, फिर आता है मिल्क पाउडर और फिर आता है दही। ठीक है, तो ये होते हैं सबसे ज्यादा फैट प्रोडक्ट, वो भी मिल्क से बने हुए। व्हाट इज क्रीम कुकिंग? तो क्रीम कुकिंग क्या है? तो इट इज हीटेड अबाउट 10 to 12 आवर्स, 10 to 12 आवर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रीम रिपेनिंग। ठीक है, इट्स टू बेनिफिट्स आर फॉलो, कुकिंग क्रीम रिमूव वॉयलेटल एंड ऑर्डनर्स गैसेस, है ना, मतलब जो गैसेस उसके अंदर हैं या फिर उसमें पानी वगैरह जो है वो हटा देते हैं। इसके अलावा बटर फ्लेवरफुल। तो आप लोगों को पता ही है कि क्रीम को 10-12 घंटे के बाद गर्म करने की जो प्रोसेस होती है, कुकिंग क्रीम या रिपेनिंग क्रीम बोलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि क्रीम को पर करने का पहला होता है कि उसको चर्निंग करना आसान हो जाता है, बटर का फ्लेवर इंप्रूव हो जाता है और क्रीम की स्मेल अच्छी आने लगती है, उसको फ्लेवरफुल बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं? क्रीम को कुक करते हैं। ठीक है, वही का वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। एडवांटेज ऑफ रिफाइनिंग घी, घी को रिफाइनिंग मतलब परिष्करण के लाभ लिखी, घी परिष्करण के लाभ लिखी। घी परिष्करण का मतलब यहाँ पे जो है गर्म करने से है। रिफाइनिंग का मतलब भी यहाँ पे क्या है? रिफाइनिंग का मतलब भी आप समझेंगे यहाँ पे छानना या फिर उसको गर्म करना। ठीक है, रिफाइन करना, घी को रिफाइन करने से होता है। तो सबसे पहले तो इसकी स्मेल बढ़िया हो जाती है, टेस्ट बढ़िया हो जाता है, कलर निखर के आता है ना, जो क्या है? रिस्टोर्ड हो जाता है अगर आप उसको रिफाइन करते हैं, यानी कि परिष्कृत करते हैं। सोरनेस गोज अबे, यानी कि भैया जो खटास है वो दूर हो जाती है। तो घी की गंध, उसका स्वाद एवं रंग पुनः आ जाता है और खट्टापन दूर हो जाता है, इसलिए घी को परिष्कृत करना चाहिए, रिफाइन करना चाहिए। ठीक है ना, ये होते हैं रिफाइनिंग ऑफ घी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट एनी टू इम्पोर्टेंट थिंग व्हाइल मेकिंग बटर। बटर बनाते समय कोई 2 महत्वपूर्ण बातें दिमाग में रखनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये है। तो आप अगर हम बात करें तो राइट एनी टू इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हाइल मेकिंग बटर। तो कर्ड शुड हैव 0.8% एसिडिटी, जो कर्ड है उसमें 0.8% तक क्या होनी चाहिए? अम्लता होनी चाहिए दही के अंदर। टेम्परेचर ड्यूरिंग चर्निंग शुड बी अराउंड 10% डिग्री सेल्सियस, मतलब कि मंथन का तापमान लगभग 10% होना चाहिए। इसके अलावा चर्नर शुड रोटेट एट 50 to 55 आरपीएम, मतलब मंथन की जो गति होती है, घूमने वाला जो चक्कर लगाने वाला होता है, मंथन करने वाली जो मशीन होती है, उसमें 50 से 55 चक्कर पर मिनट के हिसाब से क्या होनी चाहिए? चक्कर लगनी चाहिए, रोटेशन पर मिनट के हिसाब से उसमें रोटेट होना चाहिए। तो सबसे पहले दही में, दही जो होता है कर्ड, जिससे हम क्या बना रहे हैं? बटर बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, उसमें एसिडिटी होनी चाहिए 0.8%। मंथन का तापमान लगभग 10% सेल्सियस पर होना चाहिए। टेम्परेचर उसका उस समय कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। और उसकी जो गति है, राउंडिंग करने की जो गति है, वो 50 to 55 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, वो है ये राइट द फैट मॉइस्चर परसेंटेज इन घी। घी में बसा और नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 2 नंबर में पूछे जाने के लिए अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। तो घी के अंदर कंटेंट होता है फैट 19.3%, मैंने बोला 99.3%,
और मॉइस्चर होता है 0.5%। ठीक है, नमी मात्र 0.5% होती है और घी में बसा कितना होता है 99.3% या फिर 99.5% तक क्या हो सकता है उसमें फैट होता है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर था 11, ठीक है ना। और इससे पहले हम 9 और 10 एंड 10 की जो है वीडियोस आप लोगों को एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, गॉट और सी फार्मिंग। लेकिन उस पर ज्यादा से आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छी तरीके से नहीं देखा है, मुझे जरूर पता है, तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे और वीडियोस आप लोगों के लिए डेली लेके आ रहे हैं। अब हमारा एनिमल पे ज्यादा पोर्शन नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट है, ऐसी डेयरी प्रोडक्ट खत्म होते हैं पोल्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आराम आराम से बस पढ़ते रहिए और आपको किस टाइप से और हेल्प चाहिए वो आप कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी आपको हम डेली वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे।